बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 222 किस्सा सुन चुके हैं और अब 223 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। ईंधन खत्म होने का इम्कान ना होने के बराबर है। कल भी तकरीबन तमाम दिन ये हमारे ताक़ुब में रहा है। ये पायलट तो होली बाबड़ की हदायत पर हमें तलाश कर रहा होगा, नासिर ने कहा, और अपनी नाकामी की रिपोर्ट भी दे रहा होगा। जाहिर है वो अपनी मर्जी से तो ये काम करने से रहा, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि मुसलसल नाकामी की रिपोर्ट मिलने के बावजूद होली बाबड़ से ये हदायत क्यों नहीं दे रहा कि हमें कहीं और तलाश किया जाए? उसकी भी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। हम चूंकि यहाँ के रास्तों से नावाकिफ हैं, लिहाजा वजह समझना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। बहरहाल जनाब, हम बुरी तरह नरगे में आ चुके हैं। हेलीकॉप्टर से बच गए तो पैदल आने वाली पार्टियों की जद में जरूर आ जाएंगे। उन्हें यहाँ तक पहुँचने में ज्यादा से ज्यादा 5 और कम से कम 4 घंटे लगेंगे। उस वक्त तक शाम हो चुकी होगी। हेलीकॉप्टर भी थक हार कर वापिस ही चला जाएगा। रात होने तक हमें पहाड़ की चोटी पर पहुँच जाना चाहिए और उसके लिए अब हमें अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। हम कितनी रफ्तार क्यों ना आगे बढ़ें, रात तक चोटी पर नहीं पहुँच सकेंगे। जाहिर की इस बात पर मैं झुंझला गया, मगर मैंने नरमी से कहा, फिर हमें क्या करना चाहिए? हमसे एक गलती हुई है जनाब। हमने उन पहाड़ों को बराह रास्त अबूर करने की कोशिश की है। इसी वजह से हमारे ताक़ुब कंधा हमारी तरफ बड़े चले आ रहे हैं। अगर हम अपना रास्ता तब्दील कर दें तो जाहिर है वो हमें आसानी से नहीं ढूंढ सकेंगे। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, मैंने तहम्मुल मजाजी से कहा। तुम्हारे ज़हन में कोई मंसूबा हो तो पेश कर दो। इस वक्त तो हम यूं ही अपना सफर जारी रखेंगे और शाम को रुक जाएं। जितना आराम करना हुआ कर लें और उसके बाद रात के अंधेरे में दोबारा सफर शुरू कर दें, लेकिन पहाड़ अबूर करने की बजाय दाएं सिमत मुड़ जाएं और पहाड़ के ऊपर ही सफर जारी रखें। इस तरह सुबह होने तक हम उनकी जद से निकल चुके होंगे। ये बात तो मेरे ज़हन में भी थी, लेकिन ये भी तो सोचो कि इस तरफ हमारा सफर कितना तवील हो जाएगा। ये मजबूरी भी तो है जनाब। अगर हम सीधे चलते रहे तो उनसे बच नहीं सकेंगे, और अगर एक बार उनसे दूर निकल गए तो फिर वक्त गुजरने के साथ साथ उन्हें अपना दायरा कार बढ़ाते रहना पड़ेगा। लिहाजा अगर जरूरत पड़ी तो हम आज रात तमाम सफर करेंगे। जाहिर दिमाग इस्तेमाल कर रहा था, जो एक खुशकुन अलामत थी। ये भी हौसला अफजा बात थी कि वो तमाम रात सफर जारी रखने के लिए आमादा था। जाहिर के मंसूबे पर अमल करने में एक फायदा ये भी था कि अगर पहाड़ के दूसरी तरफ होली बाबड़ के आदमी पहले से मौजूद होंगे तो हम उनकी पोजीशन से आगाह हो सकेंगे, इसलिए कि हम बुलंदी पर होंगे। होली बाबड़ से कुछ बाद नहीं था कि वो हमें दोनों तरफ से घेरने की कोशिश करता। वो किसी भी जरिए से अपने आदमी पहाड़ के दूसरी जानिब भिजवा सकता था। ठीक है जाहिर, तुम्हारा मंसूबा मुझे मंजूर है, हम उस पर अमल करेंगे। अब जल्दी से पानी पियो और चल पड़ो। हमने हेलीकॉप्टर से बचते हुए कैन निकाला और दोनों ही ने बारी बारी चंद घूंट पानी पिया और फिर से को पैमाई शुरू कर दी। जाहिर ने कहने को तो कह दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम तमाम रात सफर जारी रखेंगे, लेकिन मुझे मालूम था कि ये कितना मुश्किल काम है। हेलीकॉप्टर की मौजूदगी की वजह से हमें इजाफी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। ज्यादातर चढ़ाई हमें रेंग कर ही तय करना पड़ रही थी। खुद को हेलीकॉप्टर से छुपाए रखने की जिद्दोजहद और उससे होने वाली ज़हनी अज़ियत अलहदा थी। 10 घंटे के जां गुसल सफर के बाद हम वो मुश्किल 1 मील सफर तय कर पाए, जबकि 1/3 चढ़ाई अभी बाकी थी। लेकिन अब मजीद आगे बढ़ना मुमकिन नहीं रह गया था। चुनांचे एक मुकाम पर हमने रुककर आराम करने का फैसला किया। तय ये हुआ कि हम बारी बारी आराम करेंगे ताकि किसी मुमकिन खतरे की सूरत में दूसरे को होशियार किया जा सके। हेलीकॉप्टर किसी भी लम्हे हमारी नजरों से ओझल नहीं हुआ था, लेकिन हमारी कामयाबी ये थी कि हम खुद को पायलट की नजरों से बचाने में 100% कामयाब रहे थे। हम थोड़ी थोड़ी देर बाद बारी बारी सोते रहे और उस वक्त जाहिर के जागने की बारी थी जब उसे मुताकिब पार्टी के अफराद नजर आए। उसने फौरन ही मुझे उठाया। उस पहाड़ की चोटी पर नजर आए जिस पर से हम गुजर कर आए थे। सूरज गुरूब होने को था और हेलीकॉप्टर वापस जा चुका था। उन्होंने सुस्त रफ्तारी से सफर किया होगा, वरना उन्हें बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था, मैंने कहा। लेकिन वो हमसे बहुत नजदीक आ गए हैं जनाब, हमें भी अब दोबारा सफर शुरू कर देना चाहिए। सो जाओ जाहिर, हम अभी सफर शुरू नहीं करेंगे। क्या वाकई? जाहिर ने हैरत से मुझे देखा। हाँ भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम भी सो जाओ और मैं खुद भी सो रहा हूँ। फिर हम सफर कब शुरू करेंगे? फिलहाल तो तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। जब दोबारा आगे बढ़ने का वक्त होगा मैं तुम्हें उठा दूंगा। हम दोनों बड़े इत्मीनान से सो गए। सोना इस वक्त हमारी बहुत बड़ी जरूरत थी। ज़हनी और जिस्मानी थकन से वक्ती निजात का जरिया। मेरी आँख खुली तो फिजा में गन की फैली हुई थी और रात पूरी तरह अपने पैर फैला चुकी थी। मैंने जाहिर को उठाया और फ्रूट का एक डिब्बा खोलकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये क्या है? जाहिर ने पूछा। आज का डिनर है,
गांव से हासिल किए हुए फ्रूट का आखिरी डिब्बा। हम सरगोशी में बातें कर रहे थे। रात के सन्नाटे में अगर जरा सी भी बेहतियाती बरतते तो हमारी आवाजें दुश्मनों तक भी पहुंच सकती थी। ओहो, तो ये अनानास है, जाहिर ने खुश होकर कहा। बड़ा ही खुश जायका फल होता है जनाब, लेकिन आप नहीं खा रहे। तुम्हें उठाने से कबल ही मैं अपना हिस्सा खा चुका हूँ, मैंने कहा, और अब जल्दी से खा लो ताकि हम रवाना हों। मैं बयान नहीं कर सकता जनाब, इस वक्त ये अनानास मुझे कितना लजीज मालूम हो रहा है। यूं महसूस हो रहा है जैसे डिब्बा खत्म होने तक मुझे नशा हो जाएगा, जाहिर ने मुंह चलाते हुए कहा। इतनी देर भूखा रहने के बाद खाना मिले तो आदमी पर मदोशी तारी होने लगती है। ज़हन काबू में रखने की कोशिश करो वरना मुश्किल हो जाएगी। इसका एक फायदा ये भी है कि प्यास बुझाता है। हम इस वक्त पानी की बचत भी कर सकेंगे। हम पानी की बचत जरूर करेंगे, लेकिन इस वक्त हम पानी की बजाय पैक किया हुआ दूध पियेंगे। मैं बाद आया जनाब, जाहिर ने कहा। दूध की इस किस्म से मुझे नफरत है। मैं दूध का कार्टन न सिर्फ खोल चुका था बल्कि मैंने अपने हिस्से का दूध भी पी लिया है। लिहाजा अब तुम भी अपने हिस्से का दूध पी लो। आपको पैक किया हुआ दूध पसंद होगा, इसलिए आप इसे आसानी से पी गए होंगे, जाहिर ने बेपरवाही से कहा। यह जरूरत की बात है, मैंने कहा। इसमें पसंद और नापसंद का कोई सवाल नहीं है। जाहिर अनानास खा चुका था और बेहिस्सो हरकत बैठा था। मैं समझ गया कि वो दूध पीने से जान बचाने के बारे में सोच रहा है। चुनांचे मैंने दूध का डिब्बा उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, इसे पी लो जाहिर, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये जरूरत की बात है, तुम्हारी जान नहीं बच सकेगी। जाहिर ने डिब्बा मेरे हाथ से ले लिया और उसे एक ही सांस में खाली कर दिया। मुझे अंदाजा था कि उसने दूध बस अपने हल्क से अंडेला है। जाहिर उसे इस दूध का जायका नापसंद जो था। उसने दूध का खाली डिब्बा मेरी तरफ बढ़ाया और मैं खाली डिब्बे को वापस सूटकेस में पैक करने लगा। चंद लम्हे बाद उसने मुझसे कहा, अगर हम थोड़ा सा पानी भी पी लें तो कोई हर्ज तो नहीं होगा। पानी? मैंने हैरत से कहा। कुछ ही देर कबल तुम कह रहे थे कि अनानास से प्यास बुझ जाती है और अब मुझे प्यास नहीं लग रही जनाब, जाहिर ने दबे लहजे में कहा। प्यास नहीं लग रही तो पानी पीने की क्या जरूरत है? मैं दरअसल दूध का जायका जायल करने के लिए कह रहा था, जाहिर ने हिचकिचाते हुए कहा। खुदा के लिए जाहिर, मैंने कहना चाहा मगर उसने मेरी बात काट दी। यकीन कीजिए जनाब, मुझे मतली हो रही है। अगर पानी ना पिया तो उल्टी आ जाएगी। ठीक है, मैंने बेबसी से कहा, थोड़ा सा पानी पी लो, जल्दी करो। जाहिर ने केन के ढक्कन खोला, फिर अचानक मुझसे बोला, आप भी पानी पिएंगे ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम पियो। वो जरा सा हिचकिचाया और फिर बोला, अगर आप पानी नहीं पिएंगे जनाब तो मैं भी नहीं पीऊंगा। उफ वो जाहिर, मैं भिन्ना कर खड़ा हो गया। लाओ, मैंने उसके हाथ से कैन छीना और उसमें से एक घूंट पानी पीकर उसे वापस उसकी तरफ बढ़ा दिया। लो पियो। शुक्रिया जनाब, जाहिर ने भर्राई हुई आवाज में कहा और कैन मुझसे ले लिया। जाहिर की सरकत से मैं झुंझला गया था, मगर मैंने जल्दी खुद पर काबू पा लिया। क्या वक्त हुआ होगा जनाब? पानी पीने के बाद जाहिर ने पूछा। तकरीबन आधी रात गुजर चुकी है। आधी रात? जाहिर ने कहा और बुखला कर खड़ा हो गया। अपनी आवाज पर काबू रखो जाहिर, मैंने सख्त लहजे में कहा। क्या तुम दुश्मन को अपनी पोजीशन से आगाह करना चाहते हो? लेकिन जनाब, इस कदर वक्त गुजर चुका है, अब क्या बनेगा? हम तो बुरी तरह फंस जाएंगे। जाहिर की आवाज इस बार बुलंद नहीं थी। सुनो जाहिर, बुखलाने की जरूरत नहीं, हमारे पास बहुत वक्त है। यहाँ से हम दाएं जाने मुड़ जाएंगे और सुबह तक इतनी दूर निकल जाएंगे कि फिर हमें तलाश नहीं किया जा सकेगा। लेकिन सफर करने के दौरान हम उन्हें नजर आ जाएंगे और ये इजाफी खतरा होगा। रात के अंधेरे में वो हमें कैसे देख लेंगे? मैंने झुंझला कर कहा। सुबह सादिक से कबल तो ये मुमकिन नहीं कि हमें दूर से देखा जा सके। जाहिर ने पानी का कैन अपने कंधे से लटकाया और चलने के लिए तैयार हो गया। जरा बंदूक मुझे दिखाइए, दफातन उसने कहा। मैंने हैरत से कहा, तुम बंदूक का क्या करोगे? जाहिर ने मेरी बात का जवाब दिए बगैर बंदूक मेरे हाथ से ले ली और कुछ देर टटोलने के बाद वापस मेरी तरफ बढ़ा दी। अब ये भी सिंगल शॉट पर है जनाब। शुक्रिया जाहिर, मैंने कहा। आओ अब चलें। मैं जाहिर से आगे बढ़ गया और वो मेरे अकब में चलने लगा। इब्तिदा में हमने बहुत एहतियात बरती। हम फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। दाईं सिम चलने के साथ साथ ऊपर की तरफ भी हमारा सफर बतदरीज जारी था। कुछ देर गुजरने के बाद हमारे कदमों में रवानी आने लगी। रात में चलने वाली खनक हवा हमारे हौसले बढ़ा रही थी। 1 घंटे के अंदर अंदर हम चोटी पर पहुंच गए। अब हमारा सफर मजीद आसान हो गया था। मुझे मालूम था कि जाहिर पर गहरा नफ्सियाती असर हुआ होगा। उसका अंदाज उसकी रफ्तार से भी हो रहा था। उसके अंदाज में अब कमजोरी नाम की कोई शय नजर नहीं आ रही थी और उसकी जगह जोशो खरोश ने ले ली थी। सुबह के कोई 5 बजे के करीब मैं रुक गया। मेरा अंदाजा है कि हमने 15 मील के लगभग सफर कर लिया है। मैंने जाहिर से कहा। जी हाँ जनाब, जाहिर ने बड़ी जल्दी से जवाब दिया। इतना सफर तो यकीनन कर लिया होगा और अब हम दुश्मन की दस्तरस से भी निकल आए हैं।
बस तो अब सो जाते हैं, हम किसी फौरी खतरे की जद में नहीं हैं, मैंने कहा और उसके बाद हम सो गए। मेरी आंख खुली तो जो थे रोज का सूरज तुलू हो रहा था। सोने के लिए हमने जो जगह मुंतखब की थी वो हर एतबार से बेहतरीन थी। चोटी से जरा नीचे उस जगह की पोजीशन ऐसी थी जहां ना तो हमें दूर से देखा जा सकता था और ना ही आसानी से हम तक पहुंचा जा सकता था। अपनी पोजीशन से मुतमईन होने के बाद मैंने इतराफ का जायजा लेना शुरू किया। हम इस वक्त सबसे बुलंद पहाड़ की चोटी पर थे। सामने कोई एक दिन की पैदल मुसाफत पर एक पहाड़ी थी। दोनों पहाड़ों के दरमियान का इलाका देखकर यूं महसूस होता था जैसे उस जगह पर कोई देव का हथौड़ा मारकर उसे तोड़ फोड़ दिया गया हो। दरमियानी वादी टीलों, खाइयों और नाहमवार जमीन पर मुश्तमिल थी। वहाँ सब्जा भी बकसरत था, जिससे ये शुबा होता था कि वहाँ कोई दरिया या चश्मा भी मौजूद होगा। इस कटी पटी नाहमवार वादी में सफर करना हमारे लिए बेशुमार खतरात का बायस हो सकता था, जबकि यही जगह हमारे दुश्मनों के लिए बहुत मौजूद थी। वो बड़े इत्मीनान से कहीं भी घात लगाकर बैठ सकते थे। अगर वो ऐसा करते तो हम कतई अंदाजा ना कर पाते कि वो कहाँ छुपे हुए होंगे। मैंने फैसला किया कि मैं मजीद वक्त जाया किए बगैर नाश्ता करके रवाना हो जाना चाहिए, लेकिन उसी वक्त मेरी निगाह उन लोगों पर पड़ गई जो नीचे ढुलान पर लेटे हुए थे। मैं हैरान रह गया। वो ओली बावड़ के आदमी थे और ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो यहाँ कैसे पहुंच गए थे। वो यहाँ पहाड़ के दामन से कोई 2 घंटे की मुसाफत पर थे और इस वक्त तैयारियों में मसरूफ थे। मुझे यकीन हो गया कि हमारी तलाश में कई पार्टियां सरगर्दा हैं। मैंने नाश्ता करने का फैसला मुअख्खर करते हुए किसी और पार्टी की तलाश में नजरें दौड़ाना शुरू की और इसी दौरान मैंने एक हाथ से जाहिर को झंझोड़ डाला। क्या हो गया जनाब, क्या बात है? जाहिर ने यूं झंझोड़े जाने पर उठते हुए बिन्ना कर कहा, हमें तलाश करने वाली एक पार्टी यहाँ भी मौजूद है जाहिर। मैंने कहा, मुझे यकीन है और पार्टियां भी होंगी, मैं उन्हीं को तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ। जाहिर बड़ी फुर्ती से उठकर मेरे बराबर आ गया। उसकी नींद काफूर हो गई थी। कहाँ जनाब? उसने मुझसे पूछा। एक पार्टी तो सामने ही मौजूद है, मैंने इशारे से उसे बताते हुए कहा, लेकिन हमें रवाना होने से कबल यकीनी तौर पर मालूम होना चाहिए कि यहाँ मजीद कितनी पार्टियां मौजूद हैं। हम बड़ी खामोशी से अपने दुश्मनों की तलाश में नजरें दौड़ा रहे थे कि दफातन जाहिर ने मेरा बाजू पकड़ लिया और बोला, वो देखिए जनाब, हमारी दाईं जानिब कोई आधे मील के फासले पर कुछ अफराद एक कितार की सूरत में पहाड़ पर चढ़ रहे थे और वो चोटी के काफी नजदीक पहुंच चुके थे। वो सब हमें बायक वक्त नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें एक एक करके गिना। वो कुल 11 अफराद थे। उनकी तादाद 11 है जनाब, जाहिर ने कहा। मेरी तरह उसने भी उनकी गिनती की थी। तुमने दुरुस्त तादाद बताई है जाहिर, मैंने भी गिना है। वो 11 अफराद ही हैं। और आपने गौर किया जनाब, उनके पास एक एक अदद वायरलेस सेट भी मौजूद है। अगर ना होता तो मुझे ताज्जुब होता। इन वैरान और बंजर पहाड़ों में किसी को तलाश करने की मुहिम के दौरान वायरलेस या ट्रांसमीटर मौजूद होना जरूरी है। 11 अफराद बहुत होते हैं जनाब। वायरलेस की मौजूदगी उन्हें और भी खतरनाक बना देती है। उनकी खतरनाकियों पर गौर करने की बजाय इस बात पर तवज्जो देने की कोशिश करो कि वो हमें किस सिमत में तलाश करेंगे। हम खामोश हो गए और उन्हें चढ़ाई सर करते हुए देखते रहे। इसी दौरान वक्तन फवक्तन नीचे मौजूद मरकजी पार्टी पर भी निगाह डालता रहा था, मगर अभी तक उनकी रवानगी के आसार जाहिर नहीं हुए थे और ये अंदाजा लगाना तो सरासर नामुमकिन था कि पहाड़ी के नशेबो फराज में मजीद किसी कदर अफराद हमारी तलाश पर मामूर थे। ताहम ये बात यकीनी थी कि जितने अफराद हमें दिखाई दे रहे थे उनके अलावा भी कुछ लोग हमें तलाश कर रहे थे। फिर हमें हेलीकॉप्टर की मनहूस आवाज सुनाई दी। वो आवाज हमारे बाईं जानिब से आ रही थी। मैंने जाहिर से कहा, जरा देखो तो सही, हेलीकॉप्टर कहाँ है? ठीक है, मैं देख कर आता हूँ, जाहिर ने कहा और दूसरी तरफ रेंग गया। जाहिर के जाने के बाद मैंने दोबारा उस दस्ते की तरफ देखा जो बुलंदी पर पहुंच चुके थे और उनमें से एक शख्स वायरलेस का एरियल दुरुस्त कर रहा था। फिर उसने रिपोर्ट पेश करना शुरू कर दी। मैंने नीचे वाली पार्टी के लोगों को पैगाम वसूल करते देखा। मुकम्मल रिपोर्ट देने के बाद हर अव्वल दस्ते के अरकान इत्मीनान से बैठ गए। उन्होंने सिगरेटें सुलगा ली थी और खुश गपियां शुरू कर दी थी। 10 मिनट गुजर गए। मैंने नीचे मौजूद पार्टी के लोगों को खड़े होते देखा। यकीनन उन्हें रवानगी का हुक्म मिल गया था। फिर वो सब चलते हुए नजरों से ओझल हो गए। मैं उनके दोबारा नमूदार होने का मुंतजिर था। मैं जानता था कि वो कब किस तरफ का रुख करेंगे, इसलिए कि जिस तरफ का वो रुख करते हिरावल दस्ता भी उसी सिमत में जाता। और चूंकि हिरावल दस्ता और हम दोनों पहाड़ की चोटी पर थे, इसलिए हमारे दरमियान तसादम का खदशा था। कुछ देर बाद जाहिर वापस आ गया। हेलीकॉप्टर हमें पहाड़ के सामने वाले हिस्से में तलाश कर रहा था, उसने बताया, और वो बाईं सिमत हमसे बहुत फासले पर है। ठीक है, मैंने मुतमईन अंदाज में कहा। इसके अलावा कुछ और अफराद भी नजर आए? हाँ, पहाड़ की 2 ताई बुलंदी पर बहुत से मजीद अफराद नजर आ रहे थे जो यहाँ से नजर नहीं आ रहे थे। मुझे अंदाजा था कि और लोग भी होंगे। तुम्हारा क्या अंदाजा है, उनकी तादाद क्या रही होगी?
वो दर्जनों अफराद हैं। मेरा ख्याल है उनकी तादाद 200 तक भी हो सकती है। इसका मतलब है कि ओली बाबर ने हारून राबील की सारी कुव्वत हमारी तलाश में झोंक दी है। हारून राबील की कुव्वत? ज़ाहिर ने हैरत से कहा। हाँ, कुछ तो अफरादी कुव्वत और कुछ उसकी दौलत। मैंने कहा, ज़ाहिर है हारून राबील ने हमारे हाथों बदतरीन ज़िम्मत उठाई है। अब वो हर कीमत पर हमसे इंतकाम लेने के दर पे है। दूसरी तरफ ओली बाबर मेरे हाथों कई बार शिकस्त खुर्दा है। ये दोनों दुश्मन मिलकर हमारा कीमा कर देंगे। वो देखिए जनाब, ज़ाहिर ने नशेब की तरफ इशारा किया, जहाँ नीचे वाली पार्टी के लोग एक कतार में पहाड़ के दामन में नमूदार होना शुरू हो गए थे। अगर वो सीधे ऊपर आए तो ठीक इसी मुकाम पर पहुंचेंगे जहाँ हम मौजूद हैं, लेकिन वो सीधे नहीं आएंगे, दाएं या बाएं जानिब जाएंगे। सवाल ये है कि वो कौन सी जिम्त का रुख करेंगे। ज़ाहिर मेरी बात सुनकर खामोश ही रहा। ये के बाद दीगरे 20 अफराद नमूदार हुए और जब उनका कमांडर मुतमईन हो गया तो उसने हाथ उठाकर इशारा किया और तमाम अफराद रुक गए। इस पार्टी में तो और लोग भी थे। ज़ाहिर ने हैरत से कहा, वो कहाँ गए? उन सबको हमारी नजरों में आ जाना चाहिए ताकि हम उनकी नकलो हरकत से बाखबर रहें, मैंने कहा। और मेरा जुमला मुकम्मल होने से कबल ही मजीद अफराद नमूदार हुए। ये भी एक कतार में सामने आ रहे थे और पहले वाले दस्ते के पीछे थे। इस दस्ते में भी 20 अफराद थे और उनका कमांडर अलग था। हमें बड़े मुनज़्ज़म तरीके से तलाश किया जा रहा है जनाब, आप देख रहे हैं। हाँ, मैंने तशवीश से कहा। मेरी नजरें उन लोगों पर जमी थी जो हमारी तलाश शुरू करने के लिए इशारे के मुंतजिर थे। फिर गालिबन उन्हें इशारा मिल गया और हमने उनका रुख तब्दील होते देखा। तमाम अफराद का रुख हमारे दाएं जानिब हो गया था। खुदा तेरा शुक्र है। उनका तब्दील शुदा रुख देखकर ज़ाहिर के मुंह से बेइख्तियार निकला। वो लोग आगे बढ़ने लगे। राह में आने वाली हर झाड़ी को वो संगीन से ठोंकते बजाते चल रहे थे। अगर कोई उनमें छुपा हुआ होता तो संगीनियों की जद में आने से नहीं बच सकता था। नीचे इसी तरह हमारी तलाश की जा रही थी और ऊपर पहाड़ी की चोटी पर मौजूद हिरावल दस्ता भी हमें तलाश करने वाली पार्टी के साथ साथ हरकत कर रहा था। 20 मिनट के दौरान हमने 40 अफराद पर मुश्तमिल पार्टियां देखी जो अपने पेश रुओं के नक्शे कदम पर चलती हुई हमारी तलाश में बुलंदी की तरफ बढ़ रही थी। हिरावल दस्ते को देखकर तो अब यूं महसूस हो रहा था जैसे वो मरकजी पार्टी से बिछड़े हुए कुछ अफराद हो। आखिर ये लोग कब तक एक ही सिमत में हमें तलाश करते रहेंगे? ज़ाहिर ने कहा। वो बतदरीज ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। एक सिम से मुतमईन होने के बाद वो जरूर पलटेंगे। अगर हम कोशिश करें तो उनके पलटने से कबल ही वादी पार कर जाएं। हाँ, मैंने पलट कर देखते हुए कहा। वादी के पार नजर आने वाली पहाड़ी हमारी आज की मंजिल है। ज़ाहिर ने इस बात में सारी लाया और हम नाश्ता करके रवाना हो गए। हमारे जिस्म खराशों से पुर थे, कपड़ों का उलिया बिगड़ चुका था और हम दोनों के शेव बढ़ चुके थे। इस उलिये में अगर हम किसी शहर की जिम निकल जाते तो हर देखने वाला हमें फकीर समझता। नाश्ता करने के दौरान मेरी नजर ज़ाहिर के हाथों पर पड़ी थी। उसके दोनों हाथों की उंगलियों के नाखूनों में से एक भी सलामत नहीं रहा था। टूटे हुए नाखूनों से खून रिस रिस कर निकल रहा था, जिस पर गर्द और मिट्टी की तह जम गई थी। मुझे ज़ाहिर के हाथों की हालत देखकर जुरजुरी सी आ गई थी, मगर उसके साथ ही मेरी नजर खुद अपने हाथों पर पड़ी थी। मेरे हाथों की हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। ज़ाहिर ने मेरी निगाहों का ताक़ुब करते हुए अपने और मेरे हाथों को देखा। उसने तजवीज़ पेश की कि हाथ धो लिए जाएं, मगर मैंने ये कहकर तजवीज़ मुस्तरद कर दी कि जमे हुए खून की वजह से हमारे नाखूनों को थोड़ा बहुत तहफ़्फ़ुज़ तो हासिल है। हाथ धोने के बाद दोबारा खून रिसने लगता और हमें अज़र नो तकलीफ से गुजरना पड़ता। हमें किसी मुश्किल का सामना भी नहीं करना पड़ा। गुज़िश्ता 3 दिन का सफर बड़ा पुरसोबत रहा था। इस लिहाज से ये पहल तरीन सफर था। सुबह 10 बजे के करीब हमें हंगामी तौर पर छुपना पड़ा। हमने किसी किस्म की आवाज सुनी थी। छुपने के बाद हमने दूर दूर तक का जायजा लिया, मगर दुश्मन दूर तक नजर नहीं आ रहा था। ये कैसी आवाज थी जनाब? ज़ाहिर ने पूछा। मेरा ख्याल है वो किसी जानवर की आवाज थी, मैंने सोच में दबे हुए लहजे में कहा। मगर जो कुछ मैं कह रहा था खुद मुझे भी उस पर यकीन नहीं था, लेकिन इसके अलावा और कोई इम्कान भी तो नहीं था। ये अलग बात है कि ना तो हम उस आवाज की शिनाख्त कर सके और ना ही हमें नजदीक और दूर किसी जानवर के गुजरने के आसार दिखाई दिए। दोपहर तक हम आधी वादी उबूर कर चुके थे। गोया हमने अपनी आज की मंजिल की तरफ आधा सफर तय कर लिया था और ये एक खुश आइंदा बात थी कि बगैर किसी खतरे से 2-4 हुए हमने अपना सफर तय कर लिया था। अभी मैं यही सोच रहा था कि दफअतन ज़ाहिर रुक गया। क्या बात है ज़ाहिर? मैंने पलट कर पूछा। तुम रुक क्यों गए? ज़ाहिर की नजरें पहाड़ी पर जमी हुई थी। पहाड़ी पर नकलो हरकत नजर आ रही है जनाब। मैं तेजी से पहाड़ी की तरफ मुड़ा और मुझे फौरन ही पहाड़ी की चोटी के नजदीक छोटे छोटे मुतहर्रिक डब्बे नजर आ गए। फासला ज्यादा होने की वजह से वो लोग छोटे छोटे डब्बों की सूरत में नजर आ रहे थे। मैंने बहुत तेजी से हरकत की और एक टीले की आड़ ले ली। ज़ाहिर ने भी मेरी तकलीद की थी। हम पूरी तरह गिर गए हैं जनाब, ज़ाहिर ने कहा।
हाँ, मैंने इस बात में सारी लाया। हमें दोनों इतराफ से घेर लिया गया है। अब हम क्या करेंगे जनाब? हम सफर जारी रखेंगे ज़ाहिर, इसके सिवा हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन हम किस सिमत में सफर करेंगे? ज़ाहिर परेशानी से बोला। दोनों तरफ से तो हमें घेरा जा चुका है। हम सीधे आगे बढ़ेंगे, इसलिए कि अकब से आने वाली पार्टी के लोग पहाड़ की चोटी पर पहुंचने ही वाले होंगे। ठीक है जनाब, ज़ाहिर ने कहा। उस नामवार वादी में छुपने की बहुत जगह हैं। हम छुपते छुपाते आगे बढ़ते रहेंगे। अगले घंटे के दौरान हमारा सफर जारी रहा। हस्बे साबिक मैं आगे था और ज़ाहिर मेरे अकब में चल रहा था। हर गुजरते हुए लम्हे के साथ हम पहाड़ी के नजदीक से नजदीक तर होते जा रहे थे, लेकिन अब हम पहले जैसी तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हर लहर में हमें देख लिए जाने का तड़का लगा हुआ था। बार बार हमें यूं लगता जैसे हमें देख लिया गया है और हम किसी जगह छुप जाते, मगर ये गनीमत था कि हम महफूज रहे और किसी की नज़रों में नहीं आए। लेकिन दुश्मन मुस्तकिल हमारी नज़रों में था। यही वजह थी कि जब भी हम किसी खुली जगह से गुजरते तो रेंगते हुए गुजरते थे। फिर वो लोग पहाड़ी से नीचे उतर आए। पहाड़ी के दामन में वो एक कतार की सूरत में खड़े हो गए थे। हम उनकी आवाज़ें नहीं सुन सकते थे, लेकिन मेरा अंदाजा था कि उनका कमांडर उन्हें हदायत दे रहा था। उसके जरा ही देर बाद वो वादी में फैलकर आगे बढ़ने लगे। अपनी संगीन लगी बंदूकों से वो हर झाड़ी को खंगाल रहे थे, मगर वो तो सिर्फ एक टोली थी जो पहाड़ी से नीचे उतरी थी। उनसे कुछ पीछे और टोली पहाड़ी के दामन तक पहुंचने वाली थी और उसके भी पीछे एक तीसरी टोली थी। ये बात साफ जाहिर थी कि वादी में पहुंचने के बाद वो भी वही करते जो पहली टोली वाले कर रहे थे। इस कदर बारीक बीनी से की जाने वाली तलाश से हम बच कैसे सकेंगे? जाहिर ने कहा। उसके लहजे में तशवीश का गहरा अंसर था। तुम ठीक कह रहे हो जाहिर, मगर उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम कोशिश करेंगे। वही तो कर रहे हैं, जाहिर ने मुर्दा से लहजे में कहा। 3 दिन की कोह पैमाई के बाद नतीजा ये सामने आया। मैं गिरदो पेश का जायजा ले रहा था। मैंने बाईं जानिब देखा, दाईं जानिब निगाह दौड़ाई और अकब का जायजा लिया। क्या फैसला किया जनाब? जाहिर ने बेसब्री से पूछा। किस सिमत चलने का इरादा है? तुम्हारा क्या मशवरा है जाहिर? क्या हम वापस पलट जाएं? सवाल ही पैदा नहीं होता। जाहिर ने बड़ी शिद्दत से सर को मनफी जुम्बश देते हुए कहा। तो फिर क्या किया जाए? मैंने सरसरी अंदाज में कहा। मैं उन लोगों की पोजीशन देन नशीन करने की कोशिश कर रहा था जो हमें ढूंढते हुए आगे बढ़ते चले आ रहे थे। हमसे उनका फासला 100 गज के करीब था और उनमें से दाएं सिरे वाले लोग हमसे ज्यादा करीब थे। मेरा ख्याल है हमें अपनी जानिब बढ़ने वाले लोगों के सिरे की तरफ हो जाना चाहिए। कौन से सिरे की तरफ जाहिर? मैंने बेख्याली से कहा। दाएं सिरे की तरफ जनाब। उस तरफ वाले लोग हमसे ज्यादा नजदीक है। इसका कोई फायदा नहीं होगा जाहिर, हम उनसे पार नहीं निकल सकेंगे, वो बहुत नजदीक है। अच्छा ठीक है, जाहिर ने जिल्ला कर कहा, लेकिन वापस जाने से भी हमें क्या फायदा हासिल हो जाएगा? मैंने अपनी पेशानी पर बहता हुआ पसीना पूंछा जो मेरी आंखों में घुसने की कोशिश कर रहा था। वो लोग हर गुजरते हुए लम्हे के साथ साथ हमसे करीब होते जा रहे थे। जाहिर पर इज़राबी कैफियत तारी थी। खुदा के लिए कुछ कीजिए जनाब, जाहिर ने मुस्तरबाना लहजे में कहा। दुश्मन नजदीक से नजदीक तर आता जा रहा है। जाहिर ठीक कह रहा था। दुश्मन का घेरा तंग होता जा रहा था और उसके साथ साथ हमारे बचने के इम्कानात मादूम होते चले जा रहे थे। इसी मुनासबत से जाहिर के असाब भी जवाब देते जा रहे थे। एक बात तो बताओ जाहिर, मैंने पुरसुकून लहजे में कहा। अगर हम दाईं जानिब से ना निकल सके तो क्या होगा? जाहिर ने मुझे यूं देखा जैसे उसे मेरी दिमागी सेहत पर शुबा हो। हम कहीं छुप जाएंगे जनाब और दुआ करते रहेंगे कि उनकी जद में आने से बच जाएं। मैंने इस बात में सारी लाया। मैंने भी यही सोचा है जाहिर, मैंने मगमूम लहजे में कहा। अब तो बस यही एक सूरत रह गई है। मैं बहुत अफसुर्दा था। इतनी बेबसी और बेकसी का तो मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मेरा जी तो चाहता था कि उनसे भिड़ जाऊं, लेकिन मैं इस बात से भी बखूबी वाकिफ था कि उनसे भिड़ जाने के बाद हम दोनों की जिंदगियों के इम्कानात बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे और हमारी जिंदगियां इतनी बेवकत हरगिज नहीं थी कि इन्हें यूं जाया कर दिया जाता। वो पहाड़ी सिलसिला हमारे पैरों की जंजीर बनकर रह गया था। वहाँ तेजी से सफर करना मुमकिन नहीं था और दुश्मन की तादाद इतनी ज्यादा थी कि हम दोनों मिलकर भी उन सब को खत्म नहीं कर सकते थे। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे बैक वक्त पूरे अमेरिका के बदमाश ओलिवर के साथ मिलकर हमारे खिलाफ सफ आरा हो गए हों। लेकिन हमें किसी न किसी जानिब तो हरकत करनी चाहिए जनाब, जाहिर ने कहा। मुझे मालूम है जाहिर, मैंने कहा और जमीन से कुछ और चिपक गया। समझ में नहीं आता कि आपने क्या सोच रखा है। जाहिर के लहजे में हिज़यानी कैफियत थी। ये बड़ी बेयकीनी का वक्त है जाहिर, मैं अपने बारे में कुछ यकीन से नहीं कह सकता, लिहाजा तुम खुद को बचाने के लिए जो चाहो वो करो। क्या आप संजीदगी से कह रहे हैं? जाहिर ने हैरान होकर पूछा। चाहो तो मेरे साथ रहो और चाहो तो जिस जगह को ज्यादा महफूज समझो वहां निकल जाओ। अगर दोनों की किस्मत ने वफा ना की तो शायद किसी एक की जिंदगी बच जाए। अगर हम में से एक मुश्किल में गिरफ्तार हो गया
तो दूसरा तो आजाद रहेगा। साथ रहने में या तो दोनों मारे जाएंगे या दोनों बच जाएंगे। ठीक है जनाब, मैं तो चला, जाहिर ने कहा और रेंगता हुआ एक जानिब बढ़ गया। मुझे मालूम था कि वो ज्यादा दूर नहीं जा सकेगा, इतना वक्त ही नहीं था। मैं जाहिर पर निगाह रखे हुए था। दूर जाने के बाद वो झाड़ियों के एक घने झुंड में दुबक गया। मुझे इत्मीनान हो गया कि अब जाहिर को आसानी से तलाश नहीं किया जा सकेगा। चुनांचे मैंने भी एक नजदीकी झाड़ी का रुख किया। जिसमें मैं घुसा था वो भी बहुत घनी थी और मुझे सूटकेस समेत पनाह दे सकती थी। मैं झाड़ी के अंदर जितनी दूर मुमकिन हो सका रेंग गया। वो लोग हमें तलाश करते हुए इतने करीब आ गए थे कि मैं उन्हें आसानी से देख सकता था। कभी कभार किसी के बात करने की आवाज आ जाती थी और उसके बाद फिर खामोशी छा जाती थी। कभी बैक वक्त कई अफराद नजर आने लगते थे और कभी एक फर्द भी नहीं दिखाई देता था। मैं सांस रोक के झाड़ी में दुबका रहा। कुछ देर यूं ही गुजर गई। अभी तक मेरी तरफ कोई नहीं आया था। ये इंतजार बड़ा भारी गुजर रहा था। मैं गोमगू की कैफियत में मुब्तला और एक गाल ठंडी जमीन पर रखे लेटा था और मेरे कान छोटी सी आवाज सुनने के लिए भी अलर्ट थे मोहतात थे। फिर मुझे कदमों की धमक सुनाई देने लगी। कई अफराद मेरे करीब होते जा रहे थे। मैं देख चुका था कि वो हर तरह की झाड़ियों के अंदर राइफलों की संगीनें मार रहे थे। अजब नहीं था कि खासा अंदर होने के बावजूद कोई संगीन मुझ तक पहुंच जाती। अगर ऐसा होता तो बहुत बुरा होता, लेकिन इस नागहानी हालत से बचने की कोई सूरत नहीं थी। मैं इस इम्कान पर इंतजार करने के लिए मजबूर था कि मैं किसी संगीन की जद में आने से महफूज रहूंगा। आवाजें बुलंद हो गई थी और अब मेरे आसपास झाड़ियों की तरफ बारीक बूटों की दमक गूंज रही थी। वो लोग हमें तलाश कर रहे थे। उनका अंदाज जिस कदर जारहाना था उसका अंदाजा उस वक्त हुआ जब वो झाड़ियों के ऊपर चढ़ गए और एक ही संगीन मेरे चेहरे से महज चंद इंच के फासले पर जमीन में धंस गई थी। मैं सांस रोके बढ़ा रहा। मेरी जिंदगी का इन्हिसार अब महज इत्तफाक पर रह गया था, लेकिन नहीं, हमने शदीद जिद्दोजहद की थी और हमारे मकासद नेक थे। इसलिए अगर मैं और जाहिर बच जाते तो ये नहीं कहा जा सकता था कि हम इत्तफाक से बच गए। ये कहना ज्यादा दुरुस्त होता कि खुदा की मदद हमारे शामिल हाल थी और खुदा की मदद शामिल हाल ही रही। हमें तलाश करने वाली पहली टोली गुजर चुकी थी और मैं और जाहिर दोनों ही महफूज रहे थे। जिस जगह जाहिर छुपा था वो जगह मुझे नजर नहीं आ रही थी, लेकिन ये बात साफ जाहिर थी कि अगर उन लोगों को जाहिर मिल गया होता तब बहुत गुल गपाड़ा होता। इसके अलावा उन्हें यह भी इल्म हो जाता कि दूसरा भी कहीं नजदीक ही होगा और फिर वो वहां से हरगिज़ ना टलते। तो जाहिर महफूज था और मैं भी, लेकिन मैं शदीद एहसास बेबसी में मुबतला था। ओलिवर ने मुझे बहुत बेतुके तरीके से घेरा था। इस बार उसकी किस्मत जोरों पर थी और हम इस वीराने में आ फंसे थे जहाँ मीलों आबादी का नामो निशान तक नहीं था। ना हम ऐसे वीराने में फंसते और ना उसे हमारे खिलाफ अपनी पूरी कुव्वत इस्तेमाल करने का मौका मिलता। ये सब कुछ अपनी जगह, लेकिन हमारी ये कामयाबी अपनी जगह थी कि 3 दिन गुजर जाने के बावजूद उसके आदमी अभी तक हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए थे। हमारी तलाश में हेलीकॉप्टर तक इस्तेमाल किया गया था और क्या कहा जा रहा था, पैदल अफराद की एक पूरी फौज हमारी तलाश में सरगर्दा थी, लेकिन उनके हिस्से में पे दर पे नाकामियों के सिवा और कुछ नहीं आ रहा था। इधर हम 2 अफराद थे जो बेसरो सामानी के आलम में भी इतने बहुत से लोगों को शिकस्त से दो चार किए जा रहे थे। मैं सोचता रहा, सोचने के अलावा और काम ही क्या था। मुझे मालूम था कि झाड़ी से बाहर निकलने के बाद आज़ादी की जमानत खत्म हो जाएगी, लिहाजा मैंने अपनी जगह से हिलने की कोशिश नहीं की। लेकिन अपनी तमाम तर कामयाबियों के बावजूद मौजूदा सूरत हाल मेरे लिए बहुत तशवीशनाक थी। इस पहाड़ी सिलसिले से बाहर निकलना बहुत जरूरी था। वक्त बहुत कीमती था। मुझे अंदाजा था कि बुढ़ और तहजीब पर मेरे और जाहिर के यूं अचानक गायब हो जाने से क्या गुजरी होगी। हर चंद के तहजीब मालिक एक्स और बूढ़ दोनों ही अपनी अपनी जगह एक पूरी तंजीम के बराबर थे, लेकिन जज्बाती वाबस्तगी बाज़ औक़ात बड़ी तकलीफ दे हो जाती है और ये जज्बाती वाबस्तगी हम तीनों के दरमियान कदरे मुश्तरक थी। मेरे ख्यालात का सिलसिला उस वक्त टूटा जब मुझे दूसरी टोली नजर आई। नजर क्या ही सुनाई दी। पहली टोली की तरह इन लोगों की तलाश का भी खुसूसी मरकज झाड़ियां ही थी। मैं दिल ही दिल में इन घनी झाड़ियों को दुआएं देने लगा जिन्होंने हमारे लिए अपनी आगोश वाह करके हमें इतने बहुत से लोगों से छुपा लिया था। पहली टोली की तरह दूसरी टोली भी नाकाम और नामुराद गुजर गई, लेकिन अभी तीसरी टोली बाकी थी, इसलिए अभी बाहर निकलना मुनासिब नहीं था। तीसरी पार्टी के अफराद ने हमें ज्यादा दीदा रीजी से तलाश नहीं किया। उसकी वजह शायद उनका ये यकीन होगा कि हम वहाँ नहीं हैं। अगर होते तो अब तक हमें तलाश किया जा चुका होता। उनका ख्याल बिल्कुल गलत था, लेकिन मुझे इससे क्या गरज हो सकती थी। उनका ये ख्याल मेरे और जाहिर के हक में फायदेमंद था। झाड़ी से बाहर निकलने से कुछ कबल मैंने कुछ देर इंतजार कर लेना मुनासिब समझा। जब मुझे यकीन हो गया कि अब दुश्मन का कोई फर्द नजदीक नहीं है, तो मैं बड़ी एहतियात से रेंगता हुआ झाड़ी से बाहर निकल आया।
बाहर कोई नजर नहीं आ रहा था, मगर एहतियात के पीछे नजर मैंने खड़े होकर चलने से गुरेज किया और घुटनों के बल चलता हुआ उन झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा जिधर मैंने जाहिर को जाते देखा था। जाहिर ने यकीनन मुझे देख लिया होगा, इसलिए वो फौरन ही झाड़ियों से बाहर निकल आया। उफ मेरे खुदा, जाहिर ने कपकपाते हुए कहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम उन बदबख्तों की नजरों में आने से बच गए हैं। मैंने गौर से जाहिर को देखा, उसके चेहरे पर अभी तक हवाइयां उड़ी हुई थी। तुम बहुत हवास बख्ता नजर आ रहे हो जाहिर, मैंने कहा। ये देखिए जनाब, जाहिर ने पानी के कैन की तरफ इशारा किया। पहली टोली गुजरने के बाद मैं अपनी जगह से जरा सा खिसक गया था, वरना वो संगीन इस कैन की बजाय मेरे जिस्म से टकराई होती। मैंने कैन को देखा जिस पर चमड़ा मुंडा हुआ था। एक मुकाम से वो चमड़ा उधड़ा हुआ नजर आ रहा था। ओह, यानी तुम बाल बाल बच गए। जी हाँ जनाब, जाहिर ने झुरझुरी लेकर कहा। एक बदबख्त की संगीन इस कैन पर पड़ी थी, मेरा तो खून खुश्क हो गया। वो यकीनन यही समझा होगा कि संगीन झाड़ी की किसी शाख से टकराई है। जब खुदा की मदद हाल शामिल हो तो ऐसे ही मुहिज्जतुल वाक़यात पेश आते हैं। मैंने कहा, आओ अब किसी महफूज मुकाम की तरफ चलते हैं। आपको वापस आते देखकर मेरी जान में जान आई है जनाब, जाहिर ने मेरे साथ आगे बढ़ते हुए कहा। वरना मुझे तो खदशा था कि कहीं खुदा न खास्ता मैं हंस पड़ा। जब तक हमारी जिंदगी है कोई हमें नहीं हिला सकता, और जब तक किस्मत में आज़ादी लिखी है कोई कैद नहीं कर सकता। हम एक टीले की तरफ बढ़ रहे थे, इसलिए हमने मुनासिब यही समझा कि रेंगते हुए आगे बढ़े। हम पलट पलट कर भी देखते जा रहे थे। हमें वो लोग नजर भी आए जो गालिबन हमें तलाश कर रहे थे, लेकिन अब हमारी तरफ उनकी पुश थी। हमें वो लोग भी नजर आए जो यकीनन हमें तलाश कर रहे थे, लेकिन अब हमारी तरफ उनकी पुश थी और उनसे हमारा फासला कदम ब कदम बढ़ता चला जा रहा था। इसलिए खतरे की कोई बात नहीं थी। अकब से हमारी तलाश में आने वाली पार्टी अभी तक पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुंची है जनाब, जाहिर बोला। अच्छा ही है, उन्हें ताखीर हो गई। मैंने पलट कर देखा, फिर जाहिर की तरफ मुड़कर बोला, इस कदर ताखीर काफी है। क्या मतलब? जाहिर मेरे जुमले पर चौंक पड़ा। अकब में आने वाली पार्टी पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुकी है, वो अभी अभी चोटी पर पहुंचे हैं। जाहिर ने दोबारा पलट कर देखा और इस बार उसे वो लोग नजर आ गए। अब हमारे लिए और भी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। परवाह मत करो, मैंने बेपरवाही से कहा। हम उन्हें धोखा देकर निकल आए हैं, अब वो चकरा कर रह जाएंगे। हमें टीले के अकब में एक घाटी नजर आई जो खुदरू सब्जे से भरपूर थी और पहाड़ी तक चली गई थी। जाहिर उसे देखकर खुश हो गया। उस घाटी में हम बिल्कुल महफूज होंगे जनाब, काश हम उस तरफ निकल आए होते। हाँ, अब ये घाटी हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी, मैंने गंभीर लहजे में कहा। क्या मतलब हुआ? जाहिर ने हैरत से पलकें झपकाई।